ओके, नमस्ते सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कल जो मिस हुआ था आज अच्छे से कवर करेंगे। तो वास्तुशास्त्र का जो ये सेशन है, इसके अंदर सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वास्तुशास्त्र मतलब वस्तु के अंदर ए शब्द जुड़ा है। तो उस ए का जो मतलब है ए, यानी कि जो ओम शब्द के अंदर ए उ और मैं होता है, तो ये ब्रह्म स्वरूप है। मतलब वस्तु यानी मैटर, हमारा जो घर होता है। आपको मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये जो मैंने बनाया है, ये घर एक हाउस स्टैंडर्ड, कोई भी घर किसी भी शेप का होगा, उसके अंदर ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये जो डायरेक्शन है ये स्टैंडर्ड हमेशा यही रहेगा जितने भी सीरीज होंगे। अभी मैं आपको पहले इनका जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, आप लिख सकते हैं। जो ई है यानी ईस्ट, ये सूर्य ऊर्जा का कारक है, ये भाव। उसके बाद जो नीचे का कोण है 45 डिग्री पर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, पूर्व और दक्षिण दोनों के बीच में जो एंगल है, कोण है, दिशा है, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट। इस एंगल को बोलेंगे हम जो अग्नि कोण है, आग्नेय कोण। इसका जो स्वामी है या किस ग्रह का इस पर प्रभाव है, वो है शुक्र। साउथ में मंगल, राहु, शनि, चंद्र, बुध और इधर गुरु। ये आप लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज क्या बताने वाले हैं इस आज के सेशन में। सबसे पहले तो वास्तुशास्त्र का मतलब है कि घर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल वास्तु का मतलब है कि घर के अंदर ऑस्पिशियस या फिर जो घर को हमेशा खुशियों से भरने वाली, घर में जो अच्छी मतलब प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंस, सब कुछ जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, उसकी सफलता हमें चाहिए। उन सब चीज़ों को पूरी करने के लिए हमारे घर में एक ऊर्जा हमेशा विद्यमान होती है। बस हमें उसे एक्टिवेट करना होता है, बस हमें उसको समझना होता है। जब समझ जाएंगे तो हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो इस जो मैंने एक ड्राइंग बनाया है, इसके अंदर आप हमेशा याद रखें कि जिस तरीके से पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक वास्तु पुरुष है या फिर समझिए काल पुरुष है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मांड जो है वो कैसे काल पुरुष है। तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो यानी सेंटर में पृथ्वी है, आप इसको शॉर्टकट में समझ ले। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मेरे एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में आप देख सकते हैं। इस सेंटर में क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ जो थ्री डायमेंशनल बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर 30 डिग्री तक मेष राशि, वृष, ऐसे सभी राशियां बनी हुई हैं। और उनमें जो पहली मेष राशि है वो काल पुरुष का सर, और काल पुरुष है विष्णु रूप। तो ऐसे ही ये काल पुरुष को हम मनुष्य के शरीर में, हम हमारे शरीर में भी देख सकते हैं। यानी कि सर पर हमारे मेष राशि होती है और पैरों में मीन राशि, 12 राशियां। ऐसे ही घर को भी हमें समझना है। घर के अंदर मेष राशि कहाँ पे होती है, आप याद रखें, यहाँ पे है पहली फायर साइन जो है, यहाँ पर मेष राशि है। और अर्थ जो है ये वृष राशि। एयर मतलब मिथुन राशि। वाटर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब ये जो चार मैंने कैटेगरी बनाई है ये ज्योतिष में है। और वास्तुशास्त्र जब हम सीखते हैं तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर अग्नि कोण है, यहाँ पर पृथ्वी, वायु और जल तत्व का प्रभाव। ये चार एंगल हमें ज्योतिष की भाषा में समझने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ऐसा क्यों है? वाई? बिकॉज वास्तुशास्त्र का जो मतलब है स्पिरिचुअलिटी, उसका जो रूट है, जड़ है, कारण है, ओरिजिनल रीजन है, वो क्रिएट होता है ज्योतिष से। ये जो पंच तत्व हैं,
ये पंच तत्व को हमें आसानी से समझने के लिए एस्ट्रोलॉजिकली एंगल्स को समझना पड़ेगा। तो राशियां मैंने बता दी और प्लैनेट मैंने बता दिए। अगर आपने ना लिखे हो, राशियां मैंने बता चुका हूँ, प्लैनेट का फिर से: पूर्व में सूर्य, ईस्ट सन, साउथ ईस्ट वीनस, साउथ मार्स, and this is southwest. Okay, this is Rahu, and Ketu is always moving. आप हमेशा याद रखें, आपको बहुत सारी बुक्स में एक अलग अलग जगह पर मिलेगा कि राहु और केतु दोनों यहाँ पर एक जगह हैं। ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट जो है वो दैवीय शक्तियाँ हैं हमारे, नहीं उल्टा मैंने बताया, दैवीय शक्तियाँ यहाँ पर हैं और ये है राक्षसी शक्तियाँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊर्जा का जो प्रभाव है पॉजिटिव सबसे ज्यादा इस एंगल में रहता है, इसलिए इसको ईशान्य कोण बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो ये जो कोण है ये राक्षसी शक्तियों का है। अभी ये जो आपने देखा, ये एंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको समझना है कि हमारे घर में जो ऊर्जा का लेवल है, आप उसको समझिए कि ये थर्मोमीटर है और इस थर्मोमीटर में ये लोएस्ट लेवल है। ओके, और ये हाईएस्ट लेवल है। हमारे घर की अगर ऊर्जा स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो हमारा केतु, यानी केतु क्या बन गया, वो है इंडिकेटर। केतु हमारे घर की ऊर्जा का इंडिकेटर होता है। वो जहाँ पर भी इस लाइन में ऊपर नीचे होगा, वो ही इंडिकेशन हमारे घर की स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल होगा। वो कैसे? बाकी जो एलिमेंट हैं उनके बैलेंस होने से, बाकी जो सभी ग्रह हैं उनके जो राशियां हैं, सारी चीज़ें मिलकर इसके अंदर और फैक्टर्स भी हैं जो जैसे कि घर के मालिक, घर के लोग, वो सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा। वो सारी चीज़ें मिलकर एक साथ इस घर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी, वास्तु को आप स्पिरिचुअल शब्द समझे हमेशा। वास्तु शास्त्र मतलब आध्यात्मिक मकान, जो घर है उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने का शास्त्र है ये। क्योंकि घर एक इंसान की तरह होता है, हम उस घर को इंसान की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह, उस तरह से अगर समझें तो अपने आप वो घर उसी रूप में हमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अभी वास्तुशास्त्र में हमें समझना है कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसको टैप करके हमारे पूरे घर में बैलेंस करना है। वो जो ऊर्जा है, समझिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ से जो हमें ऊर्जा मिलती है, सारी ऊर्जा 100% यहीं से नहीं मिलती है। ये ऊर्जा का एक स्रोत है, बाकी घर के लोगों से भी आता है और जो घर में चीज़ें होती हैं उनसे आता है। बट उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनमें सपोर्ट करने के लिए ये एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब 5 तत्व, 5 में 4 तत्व कॉर्नर में है और 5वां तत्व स्पेस होता है, जिसको हम सेंटर में मान लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर में ही स्पेस यानी कि ब्रह्म स्थान होता है। सेंटर तो एक हमें समझने का तरीका है कि केंद्र में ब्रह्म स्थान है। असल में स्पेस सब कुछ है। एयर तत्व भी स्पेस के अंदर है, वाटर भी, अग्नि और पृथ्वी, सारे तत्व स्पेस से बने हैं। स्पेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक रूम है और उस रूम के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस, जीरो, शून्य। शून्य जो शब्द है वो कहाँ से आता है? ये शनि से आता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, शनि का प्रभाव इस लाइन में अलग अलग प्लैनेट वाइज होता है, 7 ग्रहों के अकॉर्डिंग। ये सूर्य का पॉइंट है हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, हाईएस्ट ऑस्पिशियसनेस, सबसे ज्यादा शुभता का प्रभाव, ये सबसे कम है। अभी आपको समझना है कि इस लाइन में, इस लाइन के अंदर वो ऊर्जा किस तरह से ऊपर नीचे होती है। तो जितनी ऊपर होगी उतना ही अच्छा होगा। अब हमको समझना है कि ऊपर कैसे होगी। ओके,
यानी कि ज़्यादा होने के लिए हमें अब ये दूसरा ड्राइंग समझना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वास्तुशास्त्र में हमें अपने घर के अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। आध्यात्मिक को आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, बस शॉर्टकट में समझे, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे तो अपने आप घर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब पॉजिटिव एनर्जी को कैसे समझना है, इस लाइन के थ्रू वो समझा जाएगा। ये 7 चक्र हैं। तो हमारे घर के अंदर जो वास्तु पुरुष है उसका ये सर है और इस तरह से 7 चक्र होते हैं। यहाँ पर सूर्य है जो सहस्त्रार चक्र है। सूर्य मतलब सहस्त्रार चक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर जो आपका ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, वो ऊर्जा जिसको भले हम सूर्य से इंडिकेट करते हैं बट यूनिवर्स इटसेल्फ इज सोर्स ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा यहाँ से आती है। दूसरा जो चक्र है यहाँ पर वो है थर्ड आई चक्र। उसके बाद विशुद्धि चक्र जो कि बुध को इंडिकेट करता है। उसके बाद यहाँ पर आता है मणिपुर। विशुद्धि के बाद अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। ये जो 7 चक्र हैं, ये चक्र को अगर हमने समझ लिया तो अपने आप वास्तुशास्त्र की बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। अब इसको हम 7 चक्रों को वास्तुशास्त्र के लिए और अच्छे समझना चाहेंगे। कैसे? आप याद रखें, वास्तु पुरुष का मैंने आपको बताया, ऐसे ही इंसान होता है। कभी कोई भी इंसान के जो आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, जब हमारी आंखें, ये है दोनों आंखें मटेरियलिस्टिक एंगल आईज, मतलब हमारी इस दुनिया को जो देखने वाली आंखें हैं, जब वो बंद होती हैं तो थर्ड आई खुल जाती है। मतलब इसका ये नहीं कि सच में खुल जाती, इसका मतलब है कि हम जब इस दुनिया को जिस तरह से हमें दिखती है उसके पीछे का रहस्य जानना शुरू करते हैं तो थर्ड आई हमारी एक्टिवेट होती है। अब थर्ड आई चक्र जो होता है ये हमारी दोनों आंखों के बीच में है और ऊपर क्या है, सूर्य सहस्त्रार चक्र, और हमारे घर में भी उसी हिसाब से होता है, बाहर सहस्त्रार और इस ईशान्य कोण के अंदर थर्ड आई चक्र होता है। अभी बाकी जो चक्र हैं वो, दूसरा चक्र आपके गले पे होता है, विशुद्धि चक्र। हमारे बोलने की जो ताकत है, हम कितना अच्छे से बोल पाते हैं, कितना अच्छे से समझ पाते हैं, यानी कि मर्क्यूरी, बुध से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको बुध बताएगा जो आपकी वाणी से है। आप देखेंगे कि अगर आपके शब्दों में ताकत है, आप शब्दों को स्पष्ट बोल पाते हैं, आप शब्दों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आपको जीवन में बहुत अच्छा विशुद्धि चक्र के कारण लाभ मिलता है। उसके बाद इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा क्या लाभ मिलता है। उसके बाद चलते हैं कि हमारा जो वास्तु पुरुष है उसके अंदर जो चक्र है विशुद्धि, विशुद्धि के बाद नेक्स्ट आता है आपका अनाहत। अनआहत, आहत मतलब किसी से हर्ट हो जाना, किसी का बुरा मान लेना। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने बुरा मान लिया तो आप हर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, आप बहुत ही काम, कूल और पीसफुल इंसान हैं, आप समझते हैं कि किसी को रिएक्ट करने से फायदा नहीं है, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं बदले में, तो आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट रहता है। या फिर जब भी आप ऐसा करते हैं तभी वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है उस समय के लिए। तो अनाहत मतलब जो आप हर्ट ना हो उस तरह की जो टेंडेंसी लेके आता है। तो ये 7 चक्र ये टेंडेंसी है, ओके, टेंडेंसी ऑफ कनेक्टिंग टू यूनिवर्स वो सहस्त्रार चक्र है। टेंडेंसी ऑफ इंट्यूशन, आंखों के बीच में जो है वो टेंडेंसी क्या है, इंट्यूशन। आप चीजों को समझिए, कनेक्ट हो सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, किसी इंसान के दिल में क्या चल रहा है उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो थर्ड आई चक्र से विशुद्धि चक्र, प्रॉब्लम समझ में आई गई तो आप उसे सही तरीके से बोल सकते हैं अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है जो गले में है। उसके बाद आपका अनाहत, अनाहत मतलब आप किसी इंसान का बुरा नहीं मानेंगे और दिल से समझेंगे। और उसके बाद आता है मणिपुर, क्रिएटिविटी। अगर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है, कुछ करने की इच्छा है, ये मंगल से आता है, ओके।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान का मतलब होता है कि आपका जो गुरु है जीवन में वृद्धि, आइडियाज, होप, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें अगर है तो आपका स्वादिष्टान चक्र। और उसके बाद मूलाधार। मूलाधार चक्र का मतलब है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि आप जीवन में बेसिक चीज़ों से मतलब अगर ऊपर उठ जाते हैं तो इससे ऊपर उठ जाएंगे। अब इन्हीं चक्रों को अगर हम समझ लेते हैं, फिर इन चक्रों से जुड़ी हुई चीज़ों को घर में बैलेंस करते हैं, इन चक्रों से जुड़ी हुई चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे 7 चक्र अगर आपने समझ लिए, कैसे समझना है आपको? इनकी क्या मटेरियल है, इनके क्या रत्न है, इनके क्या कलर है, इनकी क्या आवाज़ है, इनके किस तरह, सारी चीज़ आपको समझनी होंगी। और वो सारी चीज़ों को फिर आपको घर में एक्टिवेट करना है, उस तरह से आपको घर को अरेंज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको इन 7 चक्रों को डिटेल में अपने खुद के लिए, यानी कि घर के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी करना है। घर का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसकी अगर कुंडली में कोई खास ग्रह खराब है, नेगेटिव है, तो याद रखें उस घर के अंदर उस पर्टिकुलर ग्रह के कारण कुछ ना कुछ खास चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। अगर घर का मालिक कोई है और उसका बुध कमजोर है, तो मान के चलिए कि घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब हो जाएंगे तो ठीक जल्दी से नहीं होंगे या फिर जल्दी खराब हो जाएंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक टाइप की प्रॉब्लम्स बुध से आएंगी। किसी का अगर सूर्य खराब है घर में, घर के मालिक का, तो क्या होगा कि घर में किसी भी रूप में प्रकाश की प्रॉब्लम रहेगी। चंद्रमा अगर खराब है तो घर में अगर नल होगा, अगर घर में समझिए कि पानी का जो सोर्स है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये हमेशा नहीं रहेगा। गोचर के अनुसार समझिए कि चंद्रमा जन्म से तो बहुत अच्छा है उस घर के मालिक का, लेकिन गोचर में चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा है, तो उस खास समय पे वो प्रॉब्लम आएगी। पानी से जुड़ी हुई, टैंक से जुड़ी हुई, वाटर के सोर्स से जुड़ी हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो इतना समझ ले कि जो घर का मालिक होता है उसके अनुसार भी हमें घर को समझना पड़ता है। तो 7 चक्रों को आप पहले समझे तो मजा आएगा आपको वास्तुशास्त्र को समझने में। ओके, तो वास्तुशास्त्र के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 5 एलिमेंट जो है वो भगवान शब्द से आते हैं। भय से भूमि, या आप लिख सकते हैं गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर यानी पानी। यानी कि जो 5 एलिमेंट है वो सब मिलकर स्पिरिचुअलिटी, भगवान या फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाते हैं। ये भी मैंने पहले बताया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर क्या है? सूर्य। बीच में क्या है? चंद्रमा, जो कि एक प्रिज्म है, ट्रायंगल है। और नीचे ये जो है फिजिकल बॉडी है, ये हमारा, चाहे वो घर है, मकान है। और ये माइंड क्या है? उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है चीज़ों की। समझिए जैसे कि एक घर में 5 लोग रहते हैं, अगर उनका आपस में प्यार नहीं है तो याद रखना जो घर की चीज़ें होंगी उनका भी आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से घर के लोगों का आचार, विचार, व्यवहार और आपस में जुड़ाव होता है, उसी तरीके से घर की चीज़ों का भी होता है। घर की चीज़ों में ऐसा क्या है, जैसा हम सोचते हैं बार बार घर के लोग, वैसा प्रभाव हमारी चीज़ों पे बार बार पड़ता है और उनके अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि पानी, घर के अंदर जो पानी है, समझिए कि आपके सामने पानी रखा है और आप लड़ाई कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो उस पानी के अंदर वो एनर्जी मिक्स हो जाएगी और वो वापस आपके थॉट में दोबारा से आएगी। इस तरह से हर चीज के अंदर, पानी तो मैंने एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए तो पानी को सबसे ऊपर रखा है यहाँ पर, इस कोने में जहाँ पे ईशान्य कोण है। ये सभी एलिमेंट में वाटर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि
सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए घर के अंदर पानी का टैंक, पानी का सोर्स, पानी का क्वालिटी और लोगों के मन, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। वो आपको समझना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस ड्राइंग का जो मैं बता रहा था। सूर्य, चंद्रमा और बाकी के 7 ग्रह। सूर्य हमारा एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है जो घर के लिए एनर्जी देता है। चंद्रमा घर के लोगों का मन है, घर के लोगों के विचार हैं, घर के लोगों का यूनिटी है, एक साथ जुड़ाव है। हो सकता है घर में एक ही इंसान रहता हो या 10 रहते हो, अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं प्यार से, तो अपने आप घर का चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा से क्या होगा कि ये जो ऊर्जा है ऊपर से जो नीचे आती है, ये फिर फ़िल्टर होके बहुत अच्छे फ़ॉर्म में पूरे घर में फैल जाएगी। ये असली वास्तुशास्त्र है, ये असली नॉलेज है वास्तुशास्त्र की। इस सारी बात को मैं बीच में रोकते हुए आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत लोग आपने देखा होगा कि वास्तुशास्त्र के नाम पर बहुत लोग बोलेंगे कि आप घर के इस कोण में चेस बोर्ड रख दीजिए, चेस का, तो घर में जो है बहुत पैसे आएँगे। ये जो चीज़ें रखने वाला कंसेप्ट है, मेटेरियल चीज़ें रखने वाला कंसेप्ट, वो तब तक कोई फ़ायदा नहीं करेगा, तब तक कोई बेनिफिट नहीं देगा जब तक आप इस थ्योरी को ना समझ ले। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होंगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है, जड़ है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्र और बाकी ग्रह, ये ट्रायंगल जो है ये प्रिज्म है। प्रिज्म समझते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है रेनबो की फॉर्म में। और 7 रंग कौन से हैं? VIBGYOR, मतलब विबग्योर, जो आप साइंस की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये है आत्मा, ये है मन और ये है शरीर। ये है आत्मा और जल। घर का जो जल है वो मन के रूप में काम करता है। याद रखें, 5 एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो स्पेस है, जो सूर्य से आता है। वो सेंटर में नहीं होता, पूरे घर में होता है वो। और वो घर घर ही नहीं, घर के आसपास भी होता है। इसलिए घर के आसपास में अच्छी चीज़ें अगर हैं, गार्डन है, पेड़ है, अच्छी पॉजिटिविटी वाली चीज़, जैसे मंदिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पॉजिटिव एनर्जी वाली है, तो अपने आप आपके आसपास की एनर्जी से अंदर भी स्पेस एनर्जी बढ़ जाएगी। अब स्पेस तो आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 4 एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दूसरे नंबर पे चंद्रमा, जो यहाँ पे है। स्पेस एनर्जी आई, लेकिन घर में फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन, घर के लोगों का मन, आप देखेंगे कि आप कितने भी वास्तु के उपाय कर ले, घर के लोगों में फिर भी प्रॉब्लम है, तो कोई फायदा नहीं है वास्तु के उपाय करने से। अब मन को कैसे ठीक किया जाए? उसके लिए क्या करना है? पानी को ठीक करना है। घर में जो लोग रहते हैं, अगर पानी को हम प्योरिटी के साथ, प्योरिटी मतलब आरओ वाला पानी नहीं, उस पानी के अंदर हमें एनर्जी लेके आना है, ऑस्पिशियस एनर्जी, ओके, डिवाइन एनर्जी। वो एनर्जी मैं आपको बताऊंगा कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत आनंद आएगा एंड यू विल फील दैट। सूर्य, चंद्र यानी मन, बाकी के ग्रह हमारा शरीर। शरीर मतलब पूरे घर में एनर्जी बाकी, ओके। अभी याद रखें, ये एक बकेट थ्योरी है, जो चक्र की थ्योरी है, जो मैंने खुद क्रिएट की है। जो समझिए कि आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने क्रिएट की है। उसके अंदर क्या है कि भाई सूर्य ऊपर से आया और सूर्य की ऊर्जा नीचे आती है, ये पानी है जो नीचे गया, और ये बकेट है। बकेट में हमने क्या किया? 7 होल कर दिए। अगर पानी आएगा तो पानी सबसे पहले कहाँ से निकलेगा? सबसे नीचे वाले होल से। उसके बाद अगर हमने नीचे वाला होल बंद कर दिया और पानी भर रहे हैं, तो क्या होगा? पानी वहां तक भर जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले होल में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे नीचे वाला होल का नाम क्या है? मूलाधार चक्र। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र।
त्रिनेत्र, थर्ड आई चक्र। ये जो 7 चक्र हैं, 6 नीचे होते हैं और एक ऊपर 7वां होता है। 7वां जो हमारे शरीर में नहीं होता, इसके वास्तु पुरुष के अंदर भी 7वां चक्र हमारे घर में नहीं होता है। 6 चक्र घर में होते हैं, 7वां बाहर होता है। और बाहर क्या है? वो स्पेस है। और वो स्पेस घर में नहीं, घर के आसपास भी है। तो समझे, स्पेस एनर्जी जब हमें मिलती है, हमारा जो लाइफ है इंडिविजुअली, उसका मालिक कौन है? स्पेस। जो एक आत्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी, वो हमें चलाता है। ऐसे हमारे घर को कौन चलाता है? स्पेस एनर्जी। ओके। तो ये है बकेट थ्योरी। ऊपर से ऊर्जा आई, तो हमें क्या करना है? ये इसका मकसद क्या है ये सब बताने का? कि भाई आपको है ना, समझिए आपने चक्र एक्टिवेट करने हैं, तो क्या करना है? ये आपकी जो लाइफ में एनर्जी आती है, वो सबसे नीचे वाले होल से ड्रेन ना हो जाए, तो होल को बंद करना। होल को बंद करना मतलब मूलाधार चक्र के ऊपर काम करना है आपको। उसको एक्टिवेट करना है, उसको समझना है पहले। एक्टिवेट तो तभी करेंगे, समझने के लिए मैं अगले सेशन में बताऊंगा। अभी आप समझ लें बस कि मूलाधार को एक्टिवेट करना मतलब मूलाधार का जो होल है वो बंद करना है। स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना मतलब जो एनर्जी वहां से ड्रेन हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको बंद करना है। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है, तो मणिपुर चक्र का जो एनर्जी ड्रेन हो रहा है आपकी लाइफ में, उसको कम करना है। तो मैं चाहूंगा कि आपको आ, ये सात जो नीचे और 7वां ऊपर चक्र, इनको मैं अगले सेशन में आपको जस्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से समझाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबा सीरीज कहीं आपके सर के ऊपर से ना चला जाए। ओके। तो हम अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड अगेन विल कम बैक विद दिस बकेट थ्योरी, चक्रा और वास्तुशास्त्र को समझने में। ये बहुत मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आने वाले टाइम में आपको और अच्छा लगेगा, और आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि वास्तुशास्त्र असल में है क्या। ओके। थैंक यू। मिलते हैं 5 मिनट के बाद।